हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर और इसका टाइटल नेम है ह्यूमन जियोग्राफी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मानव भूगोल। फ्रेंड्स, इसका मॉडल पेपर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं देखा है या फिर आपने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हैं उनसे भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में 95+ लाना है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको यह पता चलेगा कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मॉडल पेपर देखने के बाद आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने हर मॉडल पेपर की वीडियो में आपको यह भी बताया है कि आपसे एक क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और मैंने आपको यह भी बताया है कि आपको किन किन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ना है, और मैंने आपको यह भी बताया है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें मैंने आपको यह भी बताया है कि आपको कितने राइटर्स की डेफिनेशन याद करनी है। वैसे तो आपकी गाइड में बहुत सारे राइटर्स हैं, बट आपको सबकी डेफिनेशन नहीं याद करनी है। जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है वो सिलेबस के जैसे कि आपका सिलेबस होता है उसका आधा हिस्सा, आधे सिलेबस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे सिलेबस से नहीं पूछे जाते। तो मैंने उन वीडियोस में सब बताया है, और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो राइटर्स हैं उनमें से किन किन राइटर्स की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, और इसका टाइटल नेम है ह्यूमन जियोग्राफी, जिसे हिंदी में कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, यहाँ अंकों में, यहाँ शब्दों में, और यहाँ पर टाइम दिया गया है और आपके एग्ज़ाम के नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, आप किसी का भी एग्ज़ाम दें, आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम वैलिड होगा। अगर जैसे कि लिखा हो इसमें कि निर्देशों में कि OMR शीट है वो कच्ची पेंसिल से भरनी है, ना कि ब्लू या ब्लैक पेन के, और आपने नहीं पढ़ा हो और आपके जो और एग्ज़ाम हैं, इसके अदर एग्ज़ाम हैं, वो आपके एग्ज़ाम हुए हों ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करके, और इसमें लिखा हो कि कच्ची पेंसिल से फिल करना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए आपको निर्देशों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं मॉडल पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मॉडल पेपर अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक दृश्य भूमि है? तो ऑप्शन में है नगर, ऑप्शन नंबर बी में है क्रेटर, सी में है जलप्रपात, और डी में है जलोढ़ पंख। इसका राइट आंसर है नगर। नगर जो है वह सांस्कृतिक दृश्य भूमि है। क्रेटर और जलप्रपात, जलोढ़ पंख ये सांस्कृतिक दृश्य भूमि नहीं है, क्योंकि ये सांस्कृतिक दृश्य भूमि इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तो प्राकृतिक है ना, और नगर ये तो सांस्कृतिक यानी संस्कृति के अकॉर्डिंग आप ऐसे करके समझ सकते हैं कि ये तो मानव ने निर्मित किया है नगर, तो ये सांस्कृतिक दृश्य भूमि में आता है। और जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे कि क्रेटर, जलप्रपात, जलोढ़ पंख, ये नहीं आते। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चरल लैंडस्केप? ऑप्शन में है सिटी, क्रेटर, वाटरफॉल, एल्यूवियल फैन। तो इसका राइट आंसर है नगर। नगर जो है वह कल्चरल लैंडस्केप है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में हिंदी
मैं ही पढ़कर बताऊंगी पूरा मॉडल पेपर। अगर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको हिंदी में कराऊंगी और इंग्लिश मीडियम वाले स्वयं यहाँ पर देखते चलेंगे। तो इस मॉडल पेपर का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है A.V. हम्बोल्ट महोदय ने। A.V. हम्बोल्ट महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रेंड्स, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें, और जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और राइटर्स के बारे में बताने वाली हूँ वो आप नोट करते चलें। तो इन क्वेश्चनों को भी नोट करते चलें। तो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 नंबर पर कि पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है A.V. हम्बोल्ट ने। और यहाँ पर ये जो है इमैनुअल कांट और कार्ल रिटर और फोस्टर महोदय इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और कार्ल रिटर और इमैनुअल कांट ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आपको A.V. हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट और कार्ल रिटर इन तीनों की डेफिनेशंस याद करनी है, और आपको आगे भी मैं बताती चलूँगी। और आपको यह भी याद करना है कि इन तीनों ने कौन सा सिद्धांत दिया है, या फिर किस विचारधारा के ये समर्थक रहे हैं, या फिर किस सिद्धांत के ये प्रतिपादक रहे हैं, या फिर इन तीनों में से किसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है, जिससे इन तीनों राइटर्स से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। वैसे तो आपका यही क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर कि सिद्धांत से और डेफिनेशन, बुक और विचारधारा से, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्रजाति नस्ल को काटती है न कि संस्कृति को, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पेंसर तथा थॉमस ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है 11 भागों में 11 प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया है। स्पेंसर तथा थॉमस महोदय ने विश्व को 11 प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे छोटा धर्म कौन सा है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा डाउट है मुझे, और बुक में और कुछ है, गाइड में कुछ है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर पता नहीं चल पा रहा है। और आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे छोटा धर्म कौन सा है? सिख धर्म है, या फिर जैन धर्म है, या फिर बौद्ध धर्म है, या फिर ईसाई धर्म है? और फ्रेंड्स, आप एक बात और नोट कर लें कि आपसे एग्ज़ाम में 2011 की जनगणना के अनुसार ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ही, ना कि 2012 ना कि 2022 के। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर जो है वह सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में संथालों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य में संथालों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी संथालों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये जाति जो हैं, जनजातियाँ जो हैं, संथाल जनजाति और ये गद्दी जनजाति और एस्किमो और किर्गिज़, मसाई और आपकी नागा जनजाति, ये मैंने आपको अभी जितनी भी जनजातियाँ बताई हैं इनको भी आप नोट कर लें, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इन सभी जनजातियों में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसको भी नोट कर लें। इन सब जनजातियों में आपको पढ़ना है कि इन सब जनजातियों की उत्पत्ति किससे हुई। इसमें जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि संथाल जनजाति की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, कि शिव से हुई है,
शिव भगवान से हुई है कि या फिर किससे हुई है, ऐसे आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको पढ़ना है इन जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है। फिर आपको पढ़ना है जो ये सभी जनजातियां हैं, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, इन जनजातियों में विवाह कैसे होता है, क्या क्या प्रथा इन जनजातियों में प्रचलित हैं। फिर आपको पढ़ना है कि इन जनजातियों का जो मुख्य स्थान है, मुख्य निवास स्थान है, वह कौन सा है। ये सब मुख्य पॉइंट आपको इन सब जनजातियों में पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण की स्थिति सर्वोच्च है। इसका आंसर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण की स्थिति सर्वोच्च है। और ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन में है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय अधिवास का अंग नहीं है। तो प्राथमिक कृषि नगरीय अधिवास का अंग नहीं है और विनिर्माण, विपणन और परिवहन ये तीनों अंग नगरीय अधिवास के अंग हैं। और प्राथमिक कृषि किसका होता है, जो गांव के लोग होते हैं, ना कि नगरीय अधिवास का अंग है। ये गांव के लोगों का अंग है। प्राथमिक कृषि और विनिर्माण और विपणन और परिवहन ये तीनों अंग नगरीय अधिवास के हैं, सिटी वालों के हैं। ये सिटी में जो निवास करते हैं उन सभी में ये अंग पाए जाते हैं, विनिर्माण और विपणन और परिवहन। और प्राथमिक कृषि ये गांव के लोगों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का स्थानांतरण मस्तिष्क प्रवाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिजीवियों का प्रवसन मस्तिष्क प्रवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या वृद्धि। जब किसी विशेष दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है कुमारी एलन सैम्पल का। कुमारी एलन सैम्पल का कथन है कि कुमारी एलन सैम्पल का कहना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेंड्स, आपको कुमारी एलन सैम्पल ने जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं आपकी गाइड में, वो सब आपको पढ़नी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं। कुमारी एलन सैम्पल फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनकी भी आपको डेफिनेशन याद करनी है और जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं उनकी भी आपको याद करनी है डेफिनेशंस, क्योंकि फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के पिता हैं इसलिए, और ये उनकी शिष्या हैं, तो इन दोनों की डेफिनेशन जरूर याद करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। वॉन हम्बोल्ट, जीन ब्रुन्स, कार्ल रिटर, ये मैं आपको पहले ही नोट करा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। 20वीं शताब्दी में भूगोल, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। हिंदी में अर्थ इसका है 20वीं शताब्दी में भूगोल, और इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कितने द्वीप अस्तित्व में हैं। तो इसका राइट आंसर है 7 द्वीप अस्तित्व में हैं पुराणों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन निश्चयवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो जीन ब्रुन्स महोदय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए, आपकी बुक में 3 विचारधाराएं दी गई होंगी, निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नवनिश्चयवाद की विचारधारा। इन 3 विचारधाराओं को आपको पढ़ना है, और मैं आपको जितने भी टॉपिक बता रही हूँ वो सब आपको पढ़ने हैं,
उनमें से आपको एक भी छोड़ना नहीं है। वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन 3 विचारधाराओं में आपको पढ़ना है इन 3 विचारधाराओं के प्रवर्तक कौन है, यानी स्थापना इन 3 विचारधाराओं की किसने की है। और आपको पढ़ना है कि फिर आपको इन 3 विचारधारा में पढ़ना है कि इन 3 विचारधाराओं का समर्थन किसने किया है और इन विचारधाराओं का जन्म कहाँ पर हुआ और इन विचारधाराओं को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा कि आपको इन विचारधारा में क्या क्या पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक है। तो जो लुसियन फेब्रे जो महोदय हैं, लुसियन फेब्रे जो हैं, वो संभववाद की विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। तो कुमारी एलन सैम्पल भूगोलवेत्ता का कहना है कि मानव जो है वह पृथ्वी तल की उपज है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद को प्रगतिवादी संभववाद के रूप में पुकारा। तो जॉर्ज टाथम महोदय ने रुको और जाओ निश्चयवाद को प्रगतिवादी संभववाद के रूप में पुकारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक बड़ा मानव पुंज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया जनसंख्या का सर्वाधिक बड़ा मानव पुंज है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के सिद्धांत निबंध निम्न में से किसने लिखा। यानी जनसंख्या के सिद्धांत जो निबंध है वह किसने लिखा। तो वह माल्थस भूगोलवेत्ता ने जनसंख्या के सिद्धांत नामक निबंध लिखा। जनसंख्या के सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन स्थायी अधिवास का प्रतीक है। स्थायी अधिवास के प्रतीक हैं गांव, कस्बा, नगर। ये सभी स्थायी अधिवास के प्रतीक हैं, ना कि अस्थायी के, क्योंकि ये स्थायी रहते हैं। ये जल्दी जल्दी हटते नहीं हैं कि कभी ये गांव यहाँ था फिर यहाँ से ये गांव के जो रहने वाले हैं लोग वो और कहीं जाकर रहने लगे। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, इसीलिए स्थायी अधिवास में आते हैं गांव, कस्बा, नगर। फ्रेंड्स, आपको ये जो नाम है जैसे कि जनसंख्या के सिद्धांत इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वैसे आपको इंग्लिश में भी याद कर लेने हैं कि जैसे कि जो विचारधाराएं हैं उनको भी इंग्लिश में याद कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश के नेम से पूछ लेता है और आपको अगर पता ना हो इसका इंग्लिश नेम तो आप तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे ही ना कि इसको क्या कहते हैं पता ही नहीं है। जैसे कि निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है ये पूछ ले, आपको याद है। और फिर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ ले कि डिटर्मिनिज्म का प्रवर्तक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उसका इंग्लिश नेम भी और दूसरा नेम भी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। तो विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय, कृषि प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। आखेट लकड़ी काटना, कृषि। आखेट मीन्स शिकार करना, लकड़ी काटना और कृषि करना, ये तीनों व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक झील के चारों ओर बसा हुआ गांव निम्न में से किस प्रतिरूप को प्रकट करेगा। तो इसका राइट आंसर है वृत्ताकार प्रतिरूप को। फ्रेंड्स, आपको यह भी नोट कर लेना है कि आपको जो प्रतिरूप हैं वो भी पढ़ के जाने हैं। वो सारे पढ़ के नहीं जाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं। तो पहले आपको पढ़ना है वृत्ताकार प्रतिरूप या निहारिकीय प्रतिरूप। वृत्ताकार या निहारिकीय प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रेखीय प्रतिरूप के बारे में। अब फिर पढ़ना है आपको आयताकार प्रतिरूप के बारे में। फिर आपको पढ़ना है पंखा प्रतिरूप के बारे में। ये जो मैंने आपको प्रतिरूप बताए हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि एल आकार के प्रतिरूप, ना कि टी आकार के प्रतिरूप। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैंने जितना बताया है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंखा प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार या निहारिकीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको रटिएगा मत, एकदम समझ के याद कीजिएगा।
वृत्ताकार प्रतिरूप आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए आप झील है ये, और इसके चारों ओर यहाँ पर गांव, तो वो गांव तो घर से ही बनेगा ना, तो इसे आप घर मान लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा प्रतिरूप बन रहा है, यानी किस प्रकार का यहाँ पर अब रूप, किस तरीके से अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वृत्ताकार प्रतिरूप ही तो है, वृत्ताकार रूप में ही तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप को प्रकट करेगा। तो ये आपकी यहाँ पर झील है और यहाँ पर इसके घर हैं, ये गांव है, ये मतलब घर बन कर, घर मिलकर ये गांव बन गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसे आपको याद करके जाना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी नहर या नदी के किनारे बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप को प्रकट करेगा। तो अब मान लीजिए ये नदी मान लीजिए या फिर रोड को मान लीजिए, इसे आप नदी मान लीजिए या सड़क मान लीजिए। अब यहाँ पर आपके घर बन रहे हैं ये ऐसे, तो आप देख पा रहे होंगे ये किस प्रतिरूप को प्रकट कर रहे हैं। ये यहाँ से एक लाइन डायग्राम जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर लाइन है, तभी तो यहाँ पर इस इधर साइड घर हैं। तो ये देखिए प्रतिरूप को प्रकट कर रहे हैं। आपको ऐसे समझ के जाना है। आई होप आपके समझ में आया हो प्रतिरूप को पढ़ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे पुराना उद्यम है, यानी उद्यम मीन्स ऑक्यूपेशन या फिर व्यवसाय, यानी विश्व का सबसे पुराना काम, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन या फिर आप कह सकते हो उद्यम कौन सा है। तो कौन सा है, आखेट करना। और आखेट करना क्या होता है, शिकार करना। यानी मनुष्य का विश्व में मनुष्य का सबसे पहला व्यवसाय कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है आखेट। और कृषि करना बाद में सीखा था। लकड़ी काटना, पशुपालन और कृषि, ये तीनों काम बाद में सीखे, पहले सीखा उसने आखेट करना। उसने अपनी उदरपूर्ति की। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, मनुष्य का आखेट करके उदरपूर्ति करना, अपने बस पेट को भरना, ना कि कुछ और भी करना। उसका इतना भी उद्देश्य नहीं होता था कि अब उसने शिकार करके पेट भर लिया तो उसका इतना माइंड भी नहीं चलता था कि वह अपने अब दूसरी जैसे आप कह सकते हैं कि सुबह खा ले, तो उसका इतना दिमाग भी नहीं चलता था कि वह शाम के लिए भी रख ले। बस उसका इतना ही उद्देश्य था कि शिकार करके बस पेट भरना, इतना ही जानता था वह। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका राइट आंसर है मंदारिन, जिसे दूसरे शब्द में कहते हैं, दूसरी तरह से कहते हैं चीनी। मंदारिन या चीनी, इस भाषा को विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति भूमध्य रेखीय प्रदेशों से संबंधित नहीं है। इसका आंसर पता हो तो आपको पता हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इग्लू निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंध रखता है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको जितनी भी जातियाँ बताई थी ना, जनजातियाँ, उनके बारे में आपको एक बात और पढ़नी है, उनके घर को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, इग्लू निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंध रखता है। तो ये जो इग्लू है वह एस्किमो जनजाति से संबंध रखता है। और इग्लू क्या है, इग्लू एस्किमो जनजाति का घर है। और इग्लू जनजाति अपने घर को इग्लू कहकर पुकारती है और इसका निर्माण वह बर्फ से करती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की निवासी है। तो इसका राइट आंसर है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति आदिम जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की निवासी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश की निवासी है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की निवासी है। अगला क्वेश्चन आपका, नागालैंड राज्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य आवास स्थल है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नागालैंड राज्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य आवास स्थल है। तो नागा और नागालैंड, इसमें नागा शब्द मिल रहे हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नागालैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक नागा जनजाति।
अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही ध्यान देते चलेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का तात्कालिक परिणाम। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास भूगोलवेत्ता का कहना है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का तात्कालिक परिणाम। अगला क्वेश्चन आपका, संभववाद की विचारधारा भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? मैंने कहा था आपको यह भी याद करना है कि इस विचारधारा का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो आइए ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया ना कि संभववाद की विचारधारा भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में जो संभववाद की विचारधारा रिलेटेड है, आप कह सकते हैं कि फ्रांस में संभववाद विचारधारा का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्पून किस जाति का हथियार है? तो इसका राइट आंसर है एस्किमो। एस्किमो जनजाति का हथियार है हार्पून। आपको जनजातियों में एक पॉइंट और नोट कर लेना है कि आपको ये भी याद करना है कौन सी जनजाति किस हथियार से अपना शिकार करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्किमो की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है। तो जो एस्किमो जनजाति है उसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कायक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? कायक भी पूछा जा सकता है या फिर कयाक बोलकर भी पूछा जा सकता है। कयाक या कायक नामक नाव एस्किमो जनजाति प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन आपका, लैंडशाफ्ट विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका, एडुकुंडे पुस्तक किसने लिखी? तो एडुकुंडे पुस्तक कार्ल रिटर भूगोलवेत्ता ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका, नागा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? नागा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल व मांस नागा जनजाति का मुख्य भोजन है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो आपको यह भी याद करना है मानव भूगोल की शाखा कौन कौन सी हैं। तो इसमें से मृदा भूगोल मानव भूगोल की शाखा नहीं है, क्योंकि मृदा भूगोल में तो मिट्टी, जलवायु परिवर्तन, इन सब बातों का अध्ययन होगा। और राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, इन तीनों भूगोलों में तो मानव का अध्ययन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो मृदा भूगोल नहीं है, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल मानव भूगोल की शाखा हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भूगोल की जो फ्रांसीसी विचारधारा है उसका जन्मदाता कौन माना जाता है? विडाल डी ला ब्लास। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो निश्चयवाद विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? कार्ल सावर और हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, ये तीन भूगोलवेत्ता निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित हैं, बट कार्ल सावर भूगोलवेत्ता निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद को माना जाता है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद को जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये संभववाद विचारधारा है और निश्चयवाद है। ये नव संभववाद नाम की कोई भी विचारधारा नहीं है, ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए रखी गई है। आप गांठ बांध लीजिए, नव संभववाद नाम की कोई भी विचारधारा नहीं है। नव निश्चयवाद की है बट नव संभववाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है स्थानांतरण दर। स्थानांतरण दर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का घटक नहीं है। और मृत्यु दर, जन्म दर और प्रजननता दर ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का घटक हैं, बट स्थानांतरण दर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरणशील कृषि को झूम कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसे झूम कृषि या झूम खेती कहा जाता है? तो असम राज्य में स्थानांतरणशील कृषि को झूम खेती कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका, नीलगिरी की पहाड़ियों में आदिवासी रहते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन से आदिवासी रहते हैं? टोडा जनजाति के आदिवासी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कहीं भी आवश्यकताएं नहीं हैं अपितु सर्वत्र संभावनाएं होती हैं, यह कथन किसका है? तो फेब्रे महोदय का कथन है कि कहीं भी आवश्यकता नहीं है अपितु सर्वत्र संभावना होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी इसके पूछने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो जनजातियां हैं उनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर है एफ रेटजेल ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित नहीं करता? तो जनसंख्या संरचना ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित नहीं करता। आकार, स्थिति व अवस्थिति, स्थलाकृति, ये तीन तत्व प्रभावित करते हैं बट जनसंख्या संरचना प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय वर्गीकरण का आधार नहीं है? इसका आंसर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की मुख्य फसल है? तो इसका राइट आंसर है चावल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की मुख्य फसल है? तो इसका राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन आपका, पी हैगेट ने अपनी पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी किस सन में लिखी? तो इसका राइट आंसर है 1965 में। पी हैगेट ने अपनी पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी 1965 में लिखी। अगला क्वेश्चन आपका, मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपका, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा एक जीव की कल्पना किसने की? तो संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक जीव की संकल्पना ए.वी. हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता ने की। अगला क्वेश्चन आपका, कॉस्मोस लिखी गई थी? तो कॉस्मोस जो पुस्तक है वह ए.वी. हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, जियोग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए.ई. मूडी नामक भूगोलवेत्ता ने जियोग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से सर्वभक्षी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बुशमैन। बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी जनजाति है। सर्वभक्षी मीन्स सब कुछ खा जाने वाली। बुशमैन जो जनजाति है वह सब कुछ खा जाती है। गाइड में बताया गया है कि बुशमैन जनजाति जो है वह एक भेड़ को एक बार में खा जाती है जब उसका पेट भर पाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि वह कितनी भुक्कड़ जनजाति है कि एक बार में एक भेड़ को खा जाती है तब उसका पेट भर पाता है। फ्रेंड्स, आप जब जनजातियों को पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत ही इंजॉय फील कराएंगे। इनको पढ़ना एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है कि इन जनजाति क्या क्या खा जाती हैं, कहाँ रहती हैं, ये अपने मृतकों का कैसे संस्कार करती हैं, दाह संस्कार कैसे करती हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ज़रूर उनको पढ़िएगा। और ख़ास करके एस्किमो जनजाति को तो आप पूछो ही मत। एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ाएंगे भाई, आप एकदम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या क्या कर जाती है। और बुशमैन जनजाति भी आप सोचते ही रह जाएंगे कि एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजातियाँ क्या क्या कर जाती हैं अपने पेट पालने के लिए। ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका, युर्ट किस जनजाति के निवास गृह हैं? तो युर्ट खिरगिज जनजाति के निवास गृह कहलाते हैं। और इग्लू किस जनजाति का निवास गृह कहलाता है? एस्किमो जनजाति का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में 2011 में
सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय में, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। भारत के मेघालय राज्य में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन आपका, सांस्कृतिक भूदृश्य प्रतिपादित है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रतिपादित कौन है? कार्ल सावर महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका, वालगर कुंडे के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है? प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है कृषि, जल, धरातल, जलवायु, ये प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। आप ये बोलेंगे कृषि भी तो होनी चाहिए, बट कृषि नहीं है। कृषि तो मानव ने निर्मित की है ना। प्राकृतिक खेत है, मतलब पृथ्वी पे जो मिट्टी है वह है प्राकृतिक, बट जो उसने जुताई वगैरह करके बीज बो के जो उसने कृषि की है वो तो प्राकृतिक नहीं है ना, वो तो उसने उसका निर्माण किया है। बट जो जलवायु है, धरातल है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, और जो ये जल है वो तो प्राकृतिक है, बट कृषि प्राकृतिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, क्राल निम्नलिखित में से किस जनजाति का आवास होता है? तो क्राल मसाई जनजाति का आवास होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से निम्न में से विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो अनुयायियों की संख्या की दृष्टि से ईसाई धर्म जो है वह विश्व में सबसे बड़ा धर्म है। या फिर आपसे वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन से धर्म के लोग पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ा धर्म है, उसको मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो उसी के तो पाए जाएंगे ज़्यादा, ऐसे आप याद करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि विविधता में एकता निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक प्रदेश की पहचान है? अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तृतीयक व्यवसाय है? तो इसका राइट आंसर है परिवहन जो है वह तृतीयक व्यवसाय में आती है। कृषि फर्स्ट में आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी काटने का व्यवसाय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है? जो भूमध्य रेखीय वन है वहाँ पर लकड़ी काटने का व्यवसाय सबसे अधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राणों का भूगोल जिसे इंग्लिश में कहते हैं द जियोग्राफी ऑफ द प्राणांश, तो इस बुक के या फिर आप कह सकते हैं इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है एस.एम. अली महोदय भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ द प्राणांश यानी प्राणों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका, सामान्यतः उत्तर भारत में किस प्रकार के गांव पाए जाते हैं? तो उत्तर भारत में किस प्रकार के गांव पाए जाते हैं? सघन प्रकार के। अगला क्वेश्चन आपका, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स भूगोलवेत्ता का कहना है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आपका, रॉक्सबी ने मानव भूगोल के क्षेत्र को कितनी शाखाओं में बांटा है? इसका आंसर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है 7। क्या है? 7। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों की विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 7। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। शेयर करें उस दोस्त के पास जिसके पास जियोग्राफी विषय है, और कमेंट में आप ये बताएं कि आपको इस वीडियो के कितने क्वेश्चन आते थे, और लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।